हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली है सामाजिक विज्ञान की, या फिर कह लीजिए सोशल साइंस की, या फिर कह लीजिए एसएसटी की। आज की क्लास जो है वो आपके सेकंड पेपर के लिए है, जिनके पास में सामाजिक विज्ञान है सेकंड पेपर में। आज हम लोग करने वाले हैं 12 क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो लगातार आप लोगों को क्लास में बने रहना है और अपने सभी साथी मित्रों के पास में इस क्लास को शेयर करना है। और आपको एक कॉपी और पेन लेना है, जिसमें आपको 1 से लेकर के 12 तक के नंबर डाल लेने हैं, और आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से वह कौन सा सब्जेक्ट है जो सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर, आपको पता है 6 से लेकर के जो हमारा 8 तक का होता है इसको हम बोलते हैं माध्यमिक स्तर, इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। क्या वो मनोविज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, या फिर राजनीतिक विज्ञान है? आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। सभी लोग आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जितने भी लोगों ने सामाजिक विज्ञान ले रखा है सेकंड पेपर के रूप में, उनको ये आंसर आना चाहिए था। हमें पता है कि सामाजिक विज्ञान जो होता है, भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, ये तीनों सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अगर मनोविज्ञान की बात करें तो ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। इसके स्थान पर हमारा आता है अर्थशास्त्र। क्या आता है? अर्थशास्त्र। अगर यहाँ पे अर्थशास्त्र होता, भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान होता, तो चारों ही चारों सब्जेक्ट हमारे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाहित किए गए हैं, जबकि मनोविज्ञान हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है, ए किया है, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है, ऐतिहासिक अध्ययन डॉट डॉट के विकास में मदद करते हैं। आपको बताना है कि जो ऐतिहासिक अध्ययन होते हैं, जो हम इतिहास पढ़ते हैं, वो हमारे किस चीज में मदद करते हैं। क्या आध्यात्मिक पक्ष के स्तर को जानने में मदद करते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर को बढ़ाते हैं, मनोक्रियात्मक पक्ष स्तर को बढ़ाते हैं, या फिर आर्थिक पक्ष के स्तर को बढ़ाते हैं? आप लोगों को बताने में से कौन सा आंसर सही होगा। जब भी हम अपनी इतिहास किताब पढ़ते हैं या फिर ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं, वो हमारे किस चीज में मदद करते हैं। आध्यात्मिक से इतिहास का कोई मतलब नहीं है, इसके लिए हमें आध्यात्मिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आंसर नंबर 1 जो आपका है ये नहीं होगा। अगर बी की बात करते हैं, ज्ञान जरूर बढ़ेगा। अगर हम ऐतिहासिक चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे उनके बारे में, तो ज्ञान का विकास जरूर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, लेकिन आगे भी देखते हैं। हमारा सी वाला लिखा है मनोक्रियात्मक पक्ष का। तो ऐतिहासिक अध्ययन से मनोक्रियात्मक पक्ष का कोई भी स्तर हमारा नहीं बढ़ने वाला है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और आर्थिक पक्ष भी हमारा नहीं से बढ़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। अगर हम ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे, इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने उन साथियों के पास में जिनको सेकेंड पेपर के रूप में सामाजिक विज्ञान देना है इस बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए और आंसर कीजिएगा। लिखा है कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता करते हैं। आप लोगों को आंसर करना है। यहाँ पे आपको आप 4 दिए गए हैं और आंसर नीचे देख के करना है। यहाँ पर पहला दिया गया है, कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानें और उनका रिकॉर्ड रिकॉर्ड करें। दूसरा दिया गया मानचित्र का अध्ययन करने। तीसरा ऑप्शन है मानचित्र पर सूचना करने। चौथा ऑप्शन है विश्वकोश का उपयोग करने। आपको बताने में से कौन सा सही हो जाएगा। तो एक भूगोल की कक्षा है जिसमें शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता करना चाहता है। तो इनमें से कौन कौन से कार्य करवाएगा। तो पहला देखिए लिखा है आपका, कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने के लिए कहेगा, तो आपका ये भी सही है। दूसरा लिखा है मानचित्र का अध्ययन करने के लिए कहेगा, तो आपका ये भी सही है क्योंकि भूगोल की क्लास चल रही है। तीसरा लिखा है मानचित्र पर सूचना ढूंढने के लिए बोलेगा, ये भी सही है। के बाद लिखा था विश्वकोश, तो विश्वकोश के बारे में हमें अभी बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे 6 से 8 तक की क्लास में हैं, और पूरे विश्व का अगर हम उनसे कोश या फिर उनका अध्ययन करवाएंगे तो बच्चे कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, 1, 2 और 3 यही सही है। तो जितने भी लोगों ने
1, 2 और 3 वाला सही किया था उनका सबका बिल्कुल सही होगा। 4th वाला आपका यहाँ पर जो है आंसर वो गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जहाँ भी था वो था ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे एक समस्या दी गई है, इसको सही क्रम से आपको लगाना है। पहला दिया गया है मूल्यांकन और पुनरीक्षण, दूसरा दिया गया है कार्य योजना बनाना और लागू करना, तीसरा दिया गया समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, चौथा ऑप्शन दिया गया विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। आपको इन समस्या को एक क्रम में लगाना है, तो फटाफट लगा लीजिए और बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार, क्या सही होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप उस समस्या का सबसे पहले क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, कार्य योजना बनाएंगे या फिर समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी समस्या को हम समझते हैं कि समस्या क्या है, उसके बारे में जानते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 3। हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस में 3 है, ए और बी में दोनों में सबसे पहले 3 वाला लिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी और डी हम अपना काट सकते हैं। तो किसी समस्या का सूत्रीकरण करने के बाद में, यानी हम किसी समस्या को पहचानने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद में विचार करते हैं कि इस समस्या का कौन कौन सा हल हो सकता है, इसीलिए इसके बाद में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला दिया गया है, इसके बाद में 4 दिया गया है, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके विकल्पों को देखने के बाद में एक कार्य योजना बनाते हैं और उस विकल्पों को लागू करते हैं, और लास्ट में हम उनका मूल्यांकन करते हैं कि हमारे जो समस्या थी उसको हमने कितना सुलझा लिया है और भी कितना रह गया है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। मान लीजिए आप सरल से जटिल, क्या कह रहा है, कोई सरल चीज है जिसको आपको जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए उपागम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपको यहाँ पे बताना है सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, नीचे दिए उपागम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। सबसे पहला है परिवार में रहना, फिर है भारत के वन क्षेत्र, फिर है पड़ोस में परिवार, फिर है बहुत पहले के समुदाय। तो आपको यहाँ पे ये बताना है, इनको एक क्रम में लगाना है, सरल से जटिल। सबसे पहले क्या आएगा, बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है, फिर कहाँ कहाँ पे जाता है, सबसे पहले बच्चा जन्म लेने के बाद में परिवार में ही होता है। सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 परिवार, फैमिली। तो देखिए 1 कहाँ कहाँ पर है, सी और डी में, यानी कि ए और बी आपका हो नहीं सकता, इसको आप उड़ा दीजिए पहले ही। तो परिवार और फैमिली में रहने के बाद में बच्चा कहाँ जाता है, अपने आस पड़ोस में जाता है, घुलता मिलता है, बोलता है, चलता है। उसके बाद में आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, पहले हो गया 1 फिर हो गया 3, दोनों में ही 1 के बाद में 3 आ रहा है। उसके बाद में अगला देखने हमें, परिवार में रहा फिर पड़ोस में गया, उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में अपने परिवार से ये जानता है कि हमारे पहले के हमारे बाबा दादा क्या करते थे क्या नहीं करते थे, इसीलिए इसके बाद में आपका क्या आएगा, उसके बाद में आएगा 4 वाला। बच्चा ये जानता है कि हमारे बाबा का नाम क्या है, बाबा दादी का नाम क्या है, वो लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, यानी बहुत पहले के समुदाय के बारे में जानकारी धीरे धीरे एकत्र करता है। और सबसे लास्ट में भारत के वन क्षेत्र, बाहर जब निकलता है घूमता है फिरता है तब वन क्षेत्र के बारे में जानकारियाँ उसको होती हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा। तो इसको किस प्रकार से आपको लगाना था, पहले बच्चा जन्म लेते ही कहाँ रहता है, परिवार में रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर अपने आस पड़ोस में खेलता है, उसके बाद में अपने घर वालों से अपने परिवारजन यानी अपने समुदाय के बारे में जानकारी लेता है। उसके बाद में जब और बड़ा होता है बच्चा तो बाहर निकलता है, भारत के वन क्षेत्रों में घूमता है, बाग बगीचे घूमता है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लगाना था, आसान से जटिल कठिन की तरफ आपको बढ़ना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। यहाँ पे कुछ मानचित्र दिए गए हैं 4, इनमें से आपको बताना है कि अगर पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाना है तो आप इनमें से कौन से मानचित्र का उपयोग करेंगे। पहला दिया गया है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, तीसरा दिया गया है तथ्यपरक मानचित्र, जबकि चौथा दिया गया है प्राकृतिक मानचित्र। तो आप बताइए इनमें से कौन सा वह मानचित्र है, तो आपको बताना है इनमें से वह कौन सा मानचित्र है जिसमें
पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 1 है वही बिल्कुल सही हो जाएगा। हम भौतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे, किसका करेंगे? फिजिकल मैप का उपयोग करेंगे पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा बड़ा, आराम से पढ़िएगा और इसका आंसर क्वेश्चन में ही निकल आएगा। लिखा है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है? पहला लिखा है स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन लिखा है सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन करना। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है और किस क्रम में हम इसको लगा सकते हैं। आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़े से आसान और थोड़े से कठिन भी हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग इनको नहीं कर पाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए तथा बी। सभी लोगों ने ए और बी कर लिया, यानी पहला और दूसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी का मतलब ये हो गया कि स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन करना और सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हाशियाकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है? पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी हास्याकरण की अवधारणा को समझते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी यह समझते हैं। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्याकरण कैसे होता है। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। आपको बताना था इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा और किस प्रकार से हमें इनमें लगाना है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो इनमें हम देखते हैं, पहला आपका लिखा था विद्यार्थी हास्याकरण की अवधारणा को समझते हैं, बिल्कुल सही बात है। जबकि आपका दूसरा ऑप्शन इसमें लिखा गया है दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी यह समझते हैं। तो इससे हमें क्या मतलब है, इसमें दिया गया सामाजिक न्याय और हास्याकरण से। दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी या नहीं समझते हैं, क्योंकि अभी उनको न्यायपालिका से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है एक टीचर के द्वारा सामाजिक न्याय और हास्याकरण पे एक लेख पढ़ाया जा रहा है। तो अभी इसमें दूसरा वाला आपका नहीं सही कह सकते हैं। जबकि आपका जो यहाँ पे सी दिया गया है, देखिए लिखा है विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्याकरण कैसे होता है। बिल्कुल, क्योंकि विद्यार्थियों को इसी पढ़ाई गई है तो जानते हैं कि हास्याकरण क्या होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए, सी और डी वाला जो है विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सी, डी जहाँ पे होगा वही आपका सही हो जाएगा। तो ए, सी, डी देखिए कहाँ पर है, ए, सी, डी है आपका ऑप्शन नंबर सी में। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था, ए, सी, डी वही सही है। इसमें आपका बी वाला गलत है, यानी बी वाला सेकंड वाला जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी लोग पढ़िए। लिखा है मैं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस की इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन ली। आप उस लड़की के वृतांत को कैसे देखते हैं? कोई एक लड़का एक लड़की थे, भाई बहन थे, वो अपने पड़ोस में एक दावत खाने गए थे, इफ्तार की दावत। तो लड़की ने क्या पहन रखा था? सलवार और कमीज, और लड़के ने शेरवानी पहन रखी थी। वापस आकर के उन लोगों ने अपने कपड़े बदल लिए, लड़की ने जीन्स और टी शर्ट पहन ली। तो आपको बताना है कि उस लड़की के वृतांत को आप कैसे देखते हैं। पहला लिखा है यहाँ पर कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। दूसरा लिखा है हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वग्राही हो सकते हैं। तीसरा लिखा है कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट आंसर कीजिएगा सभी लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और लगातार आपके एग्जाम में बनते हैं। कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है।
जब भी हम नए कपड़े पहनते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग कहते हैं भैया आज कहाँ जाना है आपको, यानी कि एक पहचान हो गई कि आज हमने नए कपड़े पहन रखे हैं तो हम कहीं जा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हम कह सकते हैं सही होगा। दूसरा लिखा है कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वग्राही हो सकते हैं। ये जो तर्क दिया गया ये आपका बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पर, कि हम पूर्वग्राही हो सकते हैं, नए कपड़े पहन लिए या फिर पुराने कपड़े पहन लिए, इनसे इनसे पूर्वग्राही होने या फिर ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जबकि ऑप्शन नंबर 3 लिखा है कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम कपड़े जब घर पे होते हैं तो लोवर टी शर्ट पहन लेते हैं या फिर हाफ कच्चा पहन लेते हैं, जबकि हम बाहर जाते हैं तो अपने आराम और आने जाने के लिए जो हमारे लिए सुटेबल कपड़े हैं, जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गई, वही हम पहन के बाहर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 वाला सही है। तो जहाँ पर भी आपका ए और सी वाला होगा वही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ए और सी, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कितने प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है, उपयुक्त विकल्प चुनें। फटाफट आप लोगों को आंसर करना है कि इनमें से वह कौन सा प्रश्न है जिससे छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है। पहला लिखा गया है हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें, जबकि दूसरा लिखा गया है बहुदलीय व्यवस्था के गुणों और अवगुण क्या क्या होते हैं, जबकि तीसरा लिखा झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन कौन सी हैं, कि चौथा ऑप्शन लिखा गया है आज के गांवों में महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताएं। विकल्प आपके सामने हैं, यहाँ से आपको आंसर देने हैं। फटाफट आंसर कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड लगेंगे, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, इसीलिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सभी के सभी आपको क्वेश्चन रोज देखने हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बन जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी और डी आपका सही हो जाएगा। क्या होगा? बी वाला लिखा है बहुदलीय व्यवस्था के गुणों और अवगुण क्या क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करना, विवेचन करना। और आपका ऑप्शन नंबर डी लिखा है आज के गांवों और महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताएं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी और डी है बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सबका बिल्कुल ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ए और आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको पढ़ना है ए और आर और इसके बाद में सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला लिखा है बांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग या भिन्न किया जा सके। जबकि आर लिखा है कारण लिखा है ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। अब आपको विकल्प दिए गए हैं। विकल्प दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, जबकि बी दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया गया है ए सही है लेकिन आर गलत है, जबकि डी दिया गया है ए और आर दोनों गलत है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित या अन्य उत्पादों से अलग या भिन्न देखा जा सके। नीचे दिया गया है कि बांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है। बिल्कुल सही कहा गया है यहाँ पर। अगर आप 10 जानवरों को बाजार में लेकर के गए हैं, उनके ऊपर अगर आपने कोई निशान नहीं लगा रखा है तो आप जान भी नहीं पाएंगे कौन हमारे पशु है कौन दूसरों के पशु हैं। वो आपस में मिल जाएंगे, फिर आपको पहचान करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और जो ए है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों का ये आंसर सही निकल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए और बताइए सही आंसर क्या होगा। कथन और निष्कर्ष वाला ही है, यह भी है कथन और कारण का। पहला लिखा है सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। कारण लिखा गया है विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। तो ए और आर आपको बताना है क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, क्या इसमें हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी आपके ए और आर दोनों सही थे, और जो ए है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 किया था, यानी ए किया था, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। जबकि इसका जो कारण है वह है विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको काफ़ी कठिनाई हुई इन क्वेश्चनों को करने में, तो आप मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग बहुत ही कम कीमत में नोट्स बाय कर सकते हैं, और अपने सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर लाने के लिए आप लोग यहाँ से नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको हिमांशी मैम के नोट्स यहाँ पर बिल्कुल फ्री में दिए गए हैं। ये जो क्लासेस चल रही हैं इनकी PDF भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और आपको बहुत कुछ यहाँ पर फ्री में दिया गया है, जैसे कि प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए और कई सारी किताबें हैं सीटेट की, जो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाली हैं। इसीलिए आपको एक बार जरूर डाउनलोड करना है द मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।